देखिए हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के लेक्चर में हम आपको लेकर के आए बाइनोमियल थ्योरम का 5th लेक्चर है शायद। चलिए देखिए, तो आज हम आपको कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमने आपको बताया था कि सारे हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर से बता दें, हर वीडियो में बताते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी मैथ को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें थोड़ा सा, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी जब आप बीएससी करेंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो देखिएगा और स्लोगन तो याद रखिए, अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है। और एक चीज़ देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर किया करिए। खैर देखिए, ज़्यादा बात न करते हुए आ जाते हैं। आज आपको जो क्वेश्चन बताने हैं वो बताने हैं कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन। आपको क्लियर कर देते हैं, गौर से देखिएगा। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, हिंदी में बोले तो। इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, दो टाइप। कोफिशिएंट में दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, देखिएगा। एक कैसे, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक में आपको दो टाइप क्वेश्चन पढ़ने होंगे। कौन से दो टाइप के पढ़ने होंगे? एक x की पावर के कोफिशिएंट, x की पावर के कोफिशिएंट, x की पावर के कोफिशिएंट पढ़ने होंगे। x की पावर के कोफिशिएंट मतलब x की पावर के गुणांक। और एक आपको पढ़ने होंगे कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, किसी पद का गुणांक। देखो, कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म मतलब किसी पद का गुणांक। दो चीज़ें पढ़नी होंगी आपको, किसी पद का गुणांक पढ़ना होगा, किसी पद का गुणांक। और आपको क्या पढ़ना होगा इसमें? x की घात का गुणांक, x की घात का गुणांक। आप क्लियर कर दें कैसे क्वेश्चन नहीं सिर्फ देखो, जैसे कभी ऐसे लिखा है, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है 3x - 1/x की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में, प्रसार में, मतलब किस टाइप क्वेश्चन होंगे? के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ऐसे का लिखा हो, या x की पावर 8 कुछ भी लिखा होगा इस टाइप से। मतलब फिर जैसे मान लो क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, आपको दो टाइप के कोफिशिएंट पढ़ने, दो टाइप के गुणांक पढ़ने। एक x की घात का गुणांक होगा, एक किसी पद का गुणांक होगा। एक x की घात का गुणांक होगा और एक किसी पद का गुणांक होगा। दो चीज़ें पढ़नी है, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अभी बेसिक से लेके चल रहे, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दो टाइप के होंगे कोफिशिएंट में, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। x की पावर का कोफिशिएंट हो सकता है, किसी टर्म का कोफिशिएंट हो सकता है। x की घात का गुणांक हो सकता है, किसी पद का गुणांक हो सकता है। x की घात का गुणांक हो सकता है और किसी पद का गुणांक हो सकता है। x की घात का गुणांक भी हो सकता है, किसी पद का भी गुणांक हो सकता है। देखिए, तो x की पावर कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे मान लो लिख दिया गया 3x - 1/x की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में पढ़ने की अगर आदत डालें तो बेहतर होगा, नहीं तो आप आगे दिक्कत में आ जाएंगे। बार बार बता रहा हूँ, 3x - 1/x की होल पावर 10 के प्रसार में x की घात 8 का गुणांक। तो ये देखो, x की पावर 8 का कोफिशिएंट है, ये x की पावर का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, कभी ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा हो 1 + x की होल पावर 40 के एक्सपेंशन में, मतलब के प्रसार में ऐसे लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ। थोड़ा देखिएगा, अलग है, दोनों में अंतर है। कोफिशिएंट ऑफ मान लो लिख दिया जाए 11th टर्म, ठीक। तो किसी टर्म का कोफिशिएंट होगा, या तो x की पावर का कोफिशिएंट होगा, मतलब x की घात का गुणांक होगा या तो किसी पद का गुणांक होगा। x की घात का गुणांक होगा या तो किसी पद का गुणांक होगा। और दोनों अलग अलग तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, किसी पद का गुणांक होगा या फिर x की घात का गुणांक होगा। देखिएगा थोड़ा सा, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दें, देखिएगा। और इनको सॉल्व करना सिखाएंगे।
जैसे किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए तो जितना ऐसे होता है, जितनी पावर लगी उतना लिख दो, सी लिख दो, जितनी पावर लगी उतना लिख दो, सी लिख दो, और जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए उससे 1 लेस करके लिख दो। जिस टर्म का कोफिशिएंट, जैसे 11th टर्म का है तो 11 से 1 कम कर दो, 10 ऐसे। जैसे आपसे कह दिया जाए, थोड़ा सा देखना, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, हिंदी वाले भी इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें। जैसे कह दिए कोफिशिएंट ऑफ r+2th टर्म, ऐसे लिख दें, r+2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये सब आगे भी क्वेश्चन आएंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x की होल पावर, मान लो लिख दिया गया n, ऐसे लिख दिया गया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, r+2वें पद का गुणांक 1+x की होल पावर n के प्रसार में, 1+x की होल पावर n के प्रसार में r+2वें पद का गुणांक, 1+x की होल पावर n के प्रसार में r+2वें पद का गुणांक। तो कैसे निकालोगे, तो किसी टर्म का कोफिशिएंट किसी पद का गुणांक, देखिए आप डायरेक्ट निकाल दोगे, किसी टर्म का कोफिशिएंट किसी पद का गुणांक आप डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे, देखिएगा। किसी टर्म का कोफिशिएंट किसी पद का गुणांक आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अभी आपको क्या बताया, जितनी पावर लगी है उतना ले लेना है, सी ले लेना है, जिस टर्म का कोफिशिएंट है उससे 1 लेस कर देना है, जिस टर्म का गुणांक है उससे 1 कम करके लिख देना है। देखिएगा, किसी पद का गुणांक किसी टर्म का गुणांक से सब ट्रिक है। जो लोग एयरफोर्स, नेवी, NDA कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बचना चाहिए वहाँ पर जा करके, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, इसलिए हमने कहा था जुनून पैदा करिए पढ़ने का। तो अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट किसी पद का गुणांक पूछा गया तो पहले आप क्या करेंगे, देखो जितना ये लिखा उतना लिख देंगे, सी लिख देंगे, जितना ये लिखा है उतना लिख देंगे, सी लिख देंगे, जितना ये है उतना लिख देंगे, सी लिख देंगे, और जिस टर्म का चाहिए, जैसे 11th का चाहिए तो उससे 1 कम कर देंगे। जैसे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ r+2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x की होल पावर n, मतलब 1+x की होल पावर n के प्रसार में r+2वें पद का गुणांक। तो किसी पद का गुणांक है, किसी टर्म का कोफिशिएंट है, तो आप क्या लिखोगे, जितना देखो पावर में लिखा है उतना लिख दो और सी लिख दो। जितना पावर में लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पर 2n कर दे पावर, तो आप कितना लिखेंगे, जितना पावर में लिखा उतना लिख दो। जैसे लिख देंगे 2nc, और जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर दो, उससे 1 कम कर दो। जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, जिस पद का गुणांक चाहिए उससे 1 कम कर दो। तो किस पद का गुणांक चाहिए, देखो r+2, तो r+2 से 1 कम कर दो, कितना आएगा, r+1, मतलब जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे 1 लेस कर देंगे। जैसे सपोज करो एक और, जैसे मान लो लिखा है कहीं, कह दिया जाए कोफिशिएंट, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में, कोफिशिएंट ऑफ 25th टर्म की बात कर रहे हैं। देखिए अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी ये भी टर्म वाली बात कर रहे, ट्रिक बता रहे आपको। कोफिशिएंट ऑफ 25th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x की होल पावर, मान लो लिखा है 40, ऐसे लिख दिया जाए, या 1+x की होल पावर मान लो लिखा है 38। अब देखिए बोला क्या गया, 25वें पद का गुणांक, 1+x की होल पावर 38, मतलब 1+x की होल पावर 38 के प्रसार में 25वें पद का गुणांक, 1+x की होल पावर 38 के प्रसार में 25वें पद का गुणांक। तो किसी पद का गुणांक, किसी टर्म का गुणांक हमने आपको डायरेक्ट बताया, जितना लिखा है पावर में उतना लिख दो, सी लिख दो, और जिस पद का चाहिए उससे 1 लेस करके लिख दो, 1 कम करके लिख दो, 1 कम करके लिख दो, जिस पद का गुणांक चाहिए उससे 1 कम करके लिख दो। तो आप इसमें क्या लिखेंगे बताओ, देखो इसमें क्या लिखेंगे, पावर में कितना है 38, तो 38 लिख दोगे, सी लिख दोगे, 38 लिख दोगे, सी लिख दोगे, 38 लिख दोगे, सी लिख दोगे, और जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, जिस पद का गुणांक चाहिए उससे 1 कम करके लिख दोगे। जिस पद का गुणांक बताना होता है, जिस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है उससे 1 लेस करके लिख देते हैं। देखिए तो 38 सी, और किस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, 25th का, तो 25th से 1 कम कर दो, 24, 38
सी, और जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे एक कम कर दो, तो 25 से एक कम कर दिया। जैसे इसमें क्या था, r+2 टर्म का कोफिशिएंट, मतलब r+2 पद का गुणांक किसके एक्सपेंशन में, 1+x⁴ में। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, जितना पावर में लगा उतना लिख दो, सी लिख दो, और जिस टर्म का कोफिशिएंट है, जिस पद का गुणांक है, उससे 1 कम करके लिख दो, 1 लेस करके लिख दो। यहाँ पर क्या था, 1+x⁴ के प्रसार में 25th मतलब 25वें पद का गुणांक। तो कैसे निकालोगे, देखो 38 लिख दो, सी लिख दो, और जिस टर्म का कोफिशिएंट चाहिए उससे एक कम करके लिख दो। अब इधर की तरफ आते हैं, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये चीज़ जैसे मान लो ऐसे लिखी हुई है, ऐसे, तो इसको हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, अभी इसकी क्वेश्चन बता रही है ये वाला, TR+1 = NCR x⁻n-r और a⁻r, इस फार्मूले से निकलेगा। लेकिन इसमें भी एक शार्ट ट्रिक होती है, समझना थोड़ा सा। कैसे, जैसे कह दिया जाए इस टाइप का मिल जाए, ये हमेशा ध्यान रखना, 1+x⁴n के एक्सपेंशन में, 1+x⁴n के एक्सपेंशन में देखो x⁻r का कोफिशिएंट ऑफ x⁻r इक्वल टू होता है NCR, इक्वल टू क्या होता है, NCR, कोफिशिएंट ऑफ x⁻r क्या हो जाता है बताओ जरा, NCR हो जाता है। तो अगर ऐसे कह दें, देखो तो इसको कैसे समझेंगे, इधर थोड़ा सा देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कहीं, मतलब 1+x होना चाहिए, 1+x की, देखो इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या डिफरेंस है, गौर से देखिएगा थोड़ा सा। इसमें टर्म का कोफिशिएंट है, पद का गुणांक है, और इसमें x की पावर का गुणांक है। इसमें x की पावर का कोफिशिएंट है और इसमें टर्म का कोफिशिएंट है। और ये अगर 1+x⁴n के एक्सपेंशन में कह दिया जाए x⁻r का कोफिशिएंट, x⁻r का गुणांक, तो सीधे क्या बन जाएगा, NCR, सीधे NCR। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हो 1+x⁴ मान लो 13 लिखा है, कह दिया जाए के एक्सपेंशन में, थोड़ा देख लीजिए, के एक्सपेंशन में x⁻7 का कोफिशिएंट, x⁻7 का कोफिशिएंट, मतलब 1+x⁴13 के प्रसार में x⁻7 का गुणांक, x⁻7 का कोफिशिएंट। तो देखो, तो x⁻r का कोफिशिएंट कितना होता है, NCR, x⁻r का क्या होता है, NCR, तो x⁻7 का क्या हो जाएगा बताओ, सीधे NC7, ये डायरेक्ट निकल आएगा। 1+x अगर लिखा हुआ है, 1+, जैसे हमने आपको बताया 1+x⁴n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁻r, तो x⁻r का कोफिशिएंट सीधे क्या हो जाएगा, NCR। सीधे क्यों हो जाता है, अगर आप इसको देखो क्यों हो जाता है ये भी समझ लो। जैसे आप इसको एक्सपेंड करो, थोड़ी देर के लिए समझना, इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा NC0, आएगा NC1x, फिर आएगा NC2x², ऐसे देखिएगा NC2x² आएगा, इसको डायरेक्ट समझ लो। फिर ऐसे डैश, मान लो अगर, चलो एक और देखो, जैसे NC3x⁻3 ये आएगा, अगर यही होगा NCR तो x की पावर कितना होगा, r होगा, ऐसे देखिए x⁻r। देखो जब x की पावर 1 है तो NC1 है, जब x की पावर 2 है तो NC2 है, जब x की पावर 3 है तो NC3 है। इसको एक्सपेंड किया गया 1+x⁴n को। कैसे एक्सपेंड किया गया, जो फार्मूला होता है x+a⁴n वाला, जो फार्मूला नहीं होता x+a⁴n वाला, x+a⁴n वाला, तो x की जगह 1 और a की जगह x। तो देखिए जब x की पावर 1 है, जब x की पावर यहाँ 0 है तो NC0 है, जब x की पावर 1 है तो NC1 है, x की पावर 2 है तो NC2 है। अगर कह दिया जाए x की पावर 2 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 का कोफिशिएंट मतलब x की पावर 2 का गुणांक, तो क्या लिखोगे, NC2। अगर कह दें x की पावर 3 का कोफिशिएंट तो क्या लिखोगे, NC3। अगर कह दें x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो क्या बनेगा, NC4। तो x की पावर r का कोफिशिएंट तो क्या बन जाएगा, NCR। तो अगर कह दें x की पावर 7
7 का कोफिशिएंट तो NC7, अगर कह दें x की पावर 5 का कोफिशिएंट तो NC5, x की पावर 10 का कोफिशिएंट तो NC10, x की पावर 9 का कोफिशिएंट तो NC9, x की पावर 12 का कोफिशिएंट तो NC12। तो इसमें डायरेक्ट निकल आएगा जिसका कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर कह दें 1x प्लस एक्सपेंशन में यहाँ कह दें x की पावर 5 का कोफिशिएंट, x की पावर 5 है तो क्या लिख दोगे NC5, लेकिन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 होना चाहिए, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 होना चाहिए, 1 प्लस एक्स हो या x प्लस 1 हो, समझ गए कि नहीं। अगर कह दिया जाए 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में 5th टर्म का कोफिशिएंट तो NC5, 6th टर्म का कोफिशिएंट NC6, 7th टर्म का, अरे उसका सॉरी 7th टर्म बता रहे, देखो गलत बता रहे। अगर कह दिया जाए 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट तो NC5, x की पावर 6 का कोफिशिएंट NC6, x की पावर 7 का कोफिशिएंट NC7, x की पावर 8 का कोफिशिएंट NC8, x की पावर 9 का कोफिशिएंट NC9। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें दो वैरायटी हो गई, इसमें किसी टर्म का कोफिशिएंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, किसी टर्म का कोफिशिएंट मतलब जितना ये पावर में उतना c, और जिस टर्म का उससे एक कम 11 है तो उससे एक कम 10, ये टर्म वाला है। और x की पावर वाले कोफिशिएंट में अगर इस टाइप से हैं तो इसको इस फार्मूले से सॉल्व करने कैसे अभी हम बताएंगे। और अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, इसमें कोई x की पावर का कोफिशिएंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर x की पावर r का है तो NCR है, x की पावर 5 का है तो NC5 है, x की पावर 10 का है तो NC10, x की पावर 12 है तो NC12। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बता रहे जल्दी से लीजिए जरा स्क्रीनशॉट इसका। देखिए ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये सारे एक ही मेथड के हैं, इनको थोड़ा गौर से देखिएगा। इनमें से कुछ हम बताएंगे, कुछ के आंसर लिखें तो आप सॉल्व करेंगे। लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3/x की होल पावर 11, मतलब x की घात 10 का गुणांक इसके प्रसार में 2x स्क्वायर माइनस 3/x की होल पावर 11 के प्रसार में x की घात 10 का गुणांक। आंसर लिखा है 330 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू एक्स पावर 10। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में x की घात माइनस 17 का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन जरा एक मिनट चेक कर लेते हैं, पावर में भी p है कि नहीं, बस गलत तो नहीं नोट कर दिया। अगर गलत नोट हो जाएगा ना तो फिर सॉल्व नहीं होता है। ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन ही पता नहीं कहाँ से नोट कर दिया, एक मिनट, क्योंकि अगर गलत नोट हो गया तो फिर सॉल्व नहीं होता है। x की पावर p है, हाँ x, हाँ गलत नोट है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर, यहाँ 2n है, यहाँ 2n है। तो अब कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक, इसके प्रसार में x की पावर 9 माइनस y की पावर 3 का गुणांक, कोफिशिएंट 0 आंसर। फिर x की पावर 11 का कोफिशिएंट, इसके एक्सपेंशन में ये आंसर, x की पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट, ये आंसर। a की पावर 6 b की पावर 6 का कोफिशिएंट, उसके प्रसार में 924। चलिए पहले हमने जिसका आंसर नहीं लिखा, जैसे सेकंड का आंसर नहीं लिखा, सेकंड से शुरुआत करते हैं। जिनका आंसर लिखा है आप कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए लिखा है कोफिशिएंट ऑफ, पहला क्वेश्चन अभी इस टाइप के बहुत सारे बताने हैं। x की पावर माइनस 17, मतलब x की पावर माइनस 17 का गुणांक, मतलब जो x की पावर माइनस से, देखो x की पावर माइनस 17 के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वही तो इसका कोफिशिएंट होगा। इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर 15, मतलब x की पावर 4 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में x की घात माइनस 17 का गुणांक, x की घात माइनस 17 का गुणांक, x की पावर 4 माइनस 1/x क्यूब की होल पावर 15 के प्रसार में x की घात माइनस 17 का गुणांक। तो अभी हमने जब आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने कहा था इसके लिए हमें r प्लस 1th टर्म निकालना होगा, r प्लस 1th टर्म। ऐसे लेट कर लो, चलो ऐसे देखो,
लेट कर लीजिए, लेट आर प्लस वनथ टर्म, लेट आर प्लस वनथ टर्म इज, गौर से देखिएगा लगाना कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -17। सपोज कर लिया कि जो r प्लस वनवा पद है वो x की पावर -17 का गुणांक है। देखिए हिंदी वाले भी सुन लो, लिख लिया गया, मान लिया गया कि जो r प्लस वनथ टर्म मतलब जो r प्लस वनवा पद है वो x की घात -17 का गुणांक है। आपको x की घात -17 का गुणांक चाहिए, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ जो x की घात -17 के साथ गुणा में होगा, मतलब x की पावर -17 का कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो x की पावर -17 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, जो x की पावर -17 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। वो जैसे मान लो कहीं पर ऐसे कोई टर्म ऐसे मिल जाए, लिखा हो 9x की पावर -17, अगर मान लो इसको एक्सपेंड किया जाए कोई टर्म ये मिल गया, तो x की पावर -17 का कोफिशिएंट कौन हुआ? 9 हुआ। x की पावर -17 का गुणांक कौन हुआ? 9 हुआ। तो आपको पूरे टर्म नहीं बताने, आपको वो टर्म बताना है जिसमें x की पावर -17 होगा। आपको वो अगर इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया जाए तो कितने टर्म आएंगे? 16 आएंगे। कितने टर्म आएंगे? 16 में से कोई एक टर्म ऐसा रहा होगा, देखिए 16 में से कोई एक टर्म ऐसा रहा होगा जिसमें क्या रहा होगा? x की पावर -17 रहा होगा। इसको पूरा एक्सपेंड करने पर 16 टर्म आएंगे, 16 टर्म आएंगे। उनमें से कोई एक टर्म ऐसा रहा होगा जिसमें x की पावर -17 रहा होगा। तो x की पावर -17 का कोफिशिएंट कितना रहा होगा, मतलब कौन सी नंबर ऐसी रही होगी जो x की पावर -17 के साथ मल्टीप्लाई में होगी, वही आपको बतानी है। तो आप सारे ना निकाल करके देखिए कैसे निकाल लेंगे। तो आपने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि जो x की पावर -17 वाला टर्म है वो कौन सा है? r प्लस वनथ टर्म है। मतलब जो x की पावर -17 कोफिशिएंट वाला टर्म है वो कौन सा टर्म है? r प्लस वनथ टर्म। मतलब r प्लस वनथ टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर -17 होगा, r प्लस वनथ टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर -17 होगा। तो r प्लस वनथ टर्म का फार्मूला लगा दो। देखो r प्लस वनथ टर्म का फार्मूला क्या होता है? NCR x की पावर n-r a की पावर r। हमने आपको बताया भी था, भी जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो हमने कहा था x के कोई भी कोफिशिएंट वाला होगा, x की पावर वाला कोफिशिएंट इसी r प्लस वनथ फार्मूले से निकलेगा। आपने सपोज कर लिया, मान लिया, ऐसे हर क्वेश्चन में करिएगा, भी एक आध और बताएंगे। लेट कर लिया कि जो r प्लस वनथ टर्म है वही x की पावर -17 का कोफिशिएंट है, मतलब जो r प्लस वनवा पद है वही x की घात -17 का गुणांक है, मतलब जो r प्लस वनथ टर्म होगा उसमें x की पावर -17 होगा। मतलब जो r प्लस वनवा पद होगा, आपने ऐसा माना है, ऐसा आपने सपोज किया है, एज्यूम किया है, लेट किया है आपने कि जो r प्लस वनवा पद होगा उसी में x की पावर -17 होगी, उसी में x की पावर -17 होगी। आपने एज्यूम कर लिया है कि जो r प्लस वनथ टर्म होगा उसी टर्म में x की पावर -17 होगी, उसी टर्म में x की कितनी पावर होगी? -17। तो r प्लस वनथ टर्म का एक फार्मूला लगा दिया। बहुत सरल होता है, देखिएगा जरा, TR+1 टफ नहीं होता। n की जगह कितना रखोगे? 15। देखते चलो, C r की जगह r ही आएगा। इसी r की तो वैल्यू निकालनी है, इसी r की वैल्यू निकालनी, r की जगह r। x की जगह कितना आया? देखो x की पावर 4 n-r, तो 15 r, a की पावर r, a की जगह कितना हो जाएगा? -1/x³, और r की ही वैल्यू निकालनी, r की जगह r। अब देखिए, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन, अभी एक आदम और आपको बताएंगे, लेकिन सुन लीजिए, जब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें इस टाइप से सॉल्व करिए कि x वाली पावर सब एक साथ आ जाएं। मतलब इस टाइप से सॉल्व करिए कि x वाली पावर, क्योंकि पूरा खेल तो x की पावर का ही है, क्योंकि x की पावर -17 का कोफिशिएंट आपको चाहिए ना। तो आप इस टाइप से सॉल्व करिए यहाँ पर कि x वाले सारे टर्म, x की पावर वाले सारे टर्म एक साथ हो जाएं। कैसे? देखिए जरा, ये हो जाएगा 15CR। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का इसमें और 4 का इसमें, तो -4R। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की पावर r और x की पावर -3r। इसको कैसे? देखिए बहुत लोग नहीं समझ पाए, कैसे अलग समझिए। ऐसे लिखा है क्योंकि बहुत लोग का समझ ना पाए हो, तो देखो, तो इसको ऐसे लिख दोगे
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो x की पावर -3, ऐसे तो लिख सकते हो। पहले समझ लीजिए ये डायरेक्ट हमने कैसे लिखा। हमने क्या बताया, अभी यहाँ पर ऐसा सॉल्व करिए कि x वाली पावर सब एक साथ हो जाएं। कह दो x वाली सब एक साथ क्यों हो जाएं, क्योंकि आपको चाहिए किसका, x की पावर -17 का कोफिशिएंट चाहिए ना, x की पावर -17 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो x वाले टर्म सब एक साथ आने चाहिए। देखो तो इसको हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसको आप लिख सकते हो -1 और x की पावर 3 को ऊपर जाके लिख सकते हो x की पावर -3। अब देखो अगर ब्रैकेट हटाओगे तो क्या बनेगा, -1 में पावर कितनी लगेगी r और x में -3r, तो ये चीज़ लिखी गई। अब देखिए आगे नेक्स्ट वाला टर्म देखिएगा जरा क्या बनेगा, गौर से देखिएगा कैसे बनेगा। ये हो जाएगा 15cr -1 की पावर r। अब देखो x वाली पावर, ये भी x है ये भी x है, तो जब मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 60 -4r और -3r, तो हो जाएगा 60 -7r। ऐसे है भैया, x की पावर 60 -4r इंटू एक्स की पावर -3r। देखो मल्टीप्लाई में आपको पता है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ये भी x है ये भी x है, इसकी पावर है 60 -4r और इसकी -3r, तो -3r, तो ये देखो ये पावर प्लस हो जाएंगी कैसे, 60 -4r और -3r, तो कितना हो जाएगा 60 -7r। अब ये बताओ, अब देखिए बिल्कुल सिंपल, अब बस सॉल्व हो गया, इतना मेन था। अब देखो x वाली सारी पावर एक साथ हो गई, x वाली सारी पावर एक साथ हो गई। अब ये बताओ कौन सा टर्म है, r+1 टर्म है, और आपने पहले सिलेक्ट किया है कि जो r+1 टर्म है उसमें x की पावर कितनी होगी -17 और इसमें x की पावर है कितनी 60 -7r। ये देखो कौन सा टर्म है, ये टर्म है r+1 टर्म, और आपने लेट कर रखा है, सपोज कर रखा है कि जो r+1 टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी होगी -17 और यहाँ पर x की पावर है कितनी 60 -7r। मतलब ये वाली पावर कितनी होनी चाहिए -17। क्यों, क्योंकि आपने पहले से मान रखा है, कल्पना कर रखी है, एज्यूम कर रखा है, सपोज कर रखा है कि जो r+1 टर्म होगा वही x की पावर -17 का कोफिशिएंट होगा। मतलब जो r+1वां पद होगा उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए -17, और यही तो है r+1 टर्म, यही तो है r+1 टर्म, तो इसमें ये x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। और देखिए तो इसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ, लिखेंगे इन दिस टर्म, लिख देना थोड़ा सा, इन दिस टर्म पावर ऑफ x मस्ट बी -17। मतलब इस टर्म में, इन दिस टर्म को मतलब इस पद में, इस टर्म में x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। अगर आपसे कोई पूछ ले कि x की पावर -17 क्यों होनी चाहिए, तो आप बताओगे r+1 टर्म है और हमने पहले से सपोज कर रखा है कि r+1 टर्म में x की कितनी पावर होगी -17, तो यही तो r+1 टर्म है, तो इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमने मान रखा है, सपोज कर रखा है कि जो r+1 टर्म होगा वही x की पावर -17 का कोफिशिएंट होगा। मतलब जो r+1 टर्म होगा उसी में x की पावर कितनी होगी -17, और यही r+1 टर्म है, यही r+1 टर्म है, तो इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। तो देखो इसी में x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। देखो तो x की पावर है कितनी 60 -7r, और होनी किसके इक्वल चाहिए -17 के, तो -17 के इक्वल कर दो। देखो x की पावर है कितनी 60 -7r, x की कितनी पावर है 60 -7r, और होनी कितनी चाहिए -17। मतलब ये 60 -7r किसके बराबर हो जाना चाहिए -17 के बराबर, क्योंकि ये r+1 टर्म है, इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए -17। मतलब इस जगह कितना होना चाहिए, इस जगह 60 -7r की जगह कितना होना चाहिए -17। मतलब 60 -7r किसके इक्वल हो जाएगा -17 के। देखिए जरा, तो इसको देखो, इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा तो इसमें प्लस होके 77 और ये 7r, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 11, r की वैल्यू 11। अब देखिए r की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ r की वैल्यू 11 + 1, मतलब बताओ अगर देखा जाए तो कौन सा टर्म बनेगा 11 + 1, 12 वाला टर्म बनेगा। मतलब 12 वाला टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर -17 होगा, मतलब 12 वाला टर्म x की पावर -17 का कोफिशिएंट होगा। अभी सॉल्व कर रहे हैं,
देखिए आर की जगह यहाँ 11 रखोगे, यहाँ 15c11 माइनस 1 की पावर, यहाँ भी 11 एक्स की पावर, यहाँ भी 11 रखोगे इसकी जगह। तो इसकी जगह जब 11 रखोगे तो एक्स की पावर -17 ही बचेगा। क्यों, देखो कितना लिखा है, देखो 60 - 7r लिखा है, तो 60 - 7r की जगह कितना रखोगे यहाँ पर 11, तो जाएगा 77, तो कितना बचेगा -17। अब देखिए आपको चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -17, मतलब x की पावर -17 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब हो गया गुणांक, मतलब जो x की पावर -17 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर -17 के साथ मल्टीप्लाई में यही तो है, तो आंसर कितना है बताओ, -1 की पावर 11 और 15c11, ये आ गया x की पावर -17 का कोफिशिएंट। अब देखो -1 की पावर 11 है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि आड नंबर है ना, आड विषम है तो माइनस आ जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15c11 इसको सॉल्व कर लेना, 15c11 तो देखो, तो अब इसमें दो आंसर निकले, क्या दो आंसर निकले कि x की पावर -7 का कोफिशिएंट कितना आया, -15c11। अगर कह दिया जाए कि x की पावर -17 का कोफिशिएंट कितना है, तो -15c11। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर -17 का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो आप बताओगे कौन सा टर्म है, 11 + 1 मतलब 12 वाला टर्म है। दो आंसर हो गए। अगर कह दिया जाए वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर -17 का कोफिशिएंट मिल रहा है, वो कौन सा टर्म है जिसमें x की पावर -17 का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो कौन सा टर्म है, 12 वाला है, और वैल्यू कितनी है, -15c11। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और बताने वाले हैं जल्दी से। अब देखिए कि ये P वाला बता रहे हैं, थर्ड वाला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्या मैसेज है देखिए, अब देखिएगा थर्ड वाला, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि x की पावर से ही लगाएंगे। अभी पहला क्वेश्चन है, जिसको कम आया वो कम समझ में, परेशान ना होना। अभी एक और बता रहे, देखिए इसमें किसका चाहिए, थर्ड वाले में x की पावर p का कोफिशिएंट, x की पावर p का कोफिशिएंट, और किसके एक्सपेंशन में, x² + 1/x की होल पावर 2n के एक्सपेंशन में। तो इसमें भी देखिए ऐसे ही लगेगा, तो आप लेट कर लीजिए पहले, लेट r + 1th टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर अब p, x की पावर p का कोफिशिएंट, वही जैसे अभी बताया था। अब हर ऐसे ही लगेगा तो आप रट जाएंगे। देखिए सपोज कर लिया, मान लिया कि जो r + 1वां पद है वही x की पावर p का कोफिशिएंट है, मतलब जो r + 1th टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी होगी, p होगी, मतलब जो r + 1th टर्म होगा उसमें x की पावर p होगी, मतलब जो r + 1वां पद होगा उसमें x की घात कितनी होनी चाहिए, p। चलिए तो r + 1th टर्म का कैलकुलेशन करिए। देखिए r + 1th टर्म का कैलकुलेशन, इसी r की तो वैल्यू निकालनी होती है, तो tr + 1, n की वैल्यू 2n, n की वैल्यू 2n, r की वैल्यू r, यही देखो अभी r निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी r ही निकालना है। x की वैल्यू x², x की वैल्यू x², n - r मीन्स 2n - r, a की वैल्यू 1/x और r की वैल्यू r। अभी आपको बताया था इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि x वाले पावर सब एक साथ आ जाएं। अब कह दो x वाला ही क्यों एक साथ आ जाए, क्योंकि आपको x की पावर का ही कोफिशिएंट चाहिए ना, x की पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर का ही कोफिशिएंट चाहिए ना, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि x वाले टर्म सब एक साथ आ जाएं, x की पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि x वाले टर्म सब एक साथ हो जाएं, x वाले सारे टर्म एक साथ हो जाएं। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2n(r), ये हो जाएगा x, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 4n - 2r, इसको आप लिख सकते हो x की पावर -r। कैसे, देखो 1/x है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बनेगा ऐसे। अब 1 की पावर r होगा, तो 1 की पावर r से 1 आएगा, 1 की पावर r से कितना आएगा, -1 नहीं है,
-1 होता तो लिखा रहता, क्योंकि -1 में पता चलना चाहिए कि माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। तो सीधे कितना हो जाएगा, देखो अरे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसे देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे यही बचेगा, 1 का गुणा इसमें कर दोगे तो यही बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आर तो -r, ये देखिए। अब देखिए, अब x वाले सारे टर्म एक साथ कर लें, x वाले तो हो जाएगा tr+1 इक्वल टू 2ncr x की पावर। अब देखो इनका ये x है, ये भी x है, तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगा 4n -2r -r तो -3r। अरे भैया मल्टीप्लाई में बेस सेम है ना, तो पावर प्लस हो जाएंगे। कैसे, देखो ये 4n -2r और उसमें -r प्लस कर दो तो हो जाएगा 4n -3r, 4n -3r, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर वही चीज़, अब ये कौन सा टर्म है, r+1 टर्म है, तो r+1 टर्म है तो इसमें पावर कितनी होनी चाहिए, x की पावर p, क्योंकि आपने पहले से लेट कर लिया है, आपने पहले से मान लिया है कि जो r+1 टर्म होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, जो r+1वां पद होगा वो किसका गुणांक होगा, x की पावर p का। मतलब जो r+1 टर्म है, जो r+1वां पद है उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, p, जो r+1 टर्म है उसमें x की पावर p होनी चाहिए, और यही तो है r+1 टर्म, तो इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर p होनी चाहिए। तो लिखेंगे इन दिस टर्म, लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, लिखेंगे इन दिस टर्म मतलब इस पद में, हिंदी वाले भी सुन लें, इन दिस टर्म पावर ऑफ x मतलब x की घात, पावर ऑफ x मतलब x की घात मस्ट बी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इन दिस टर्म पावर ऑफ x, इस पद में, इसी में। ये कौन सा टर्म है, r+1 टर्म है, और आप पहले से लेट करके आए हो कि जो r+1 टर्म होगा, r+1 टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, p होनी चाहिए। तो लिखोगे इन दिस टर्म पावर ऑफ x मस्ट बी, कितनी होनी चाहिए, p, मतलब इस पद में x की घात कितनी होनी चाहिए, p। अगर आपसे कोई पूछे क्यों p होनी चाहिए, तो आप बताओगे कि हमने पहले से लेट कर लिया है कि जो r+1 टर्म होगा उसी में x की कितनी पावर होगी, p होगी, जो r+1 टर्म होगा उसमें x की कितनी पावर होगी, p होगी, जो r+1 टर्म होगा उसमें x की पावर p होनी चाहिए, और यही तो है r+1 टर्म, तो इसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, p होनी चाहिए। तो देखो, तो x की पावर यहाँ पर इस जगह p होना चाहिए, मतलब ये जो 4n -3r है, 4n -3r है, किसके इक्वल हो जाएगा, p के। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, r की, देखिए तो कैसे, ये हो जाएगा 4n, p इस साइड आएगा -p इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4n -p/3, ये r की वैल्यू हो जाएगी 4n -p/3। अब देखो ये r की वैल्यू यहाँ रखोगे, गौर से देखिएगा, r की वैल्यू यहाँ पर t, इस r की जगह लिखोगे 4n -p/3, इस r की जगह +1 इक्वल टू 2nc, इस r की जगह यही लिखोगे 4n -p/3, और इस r की जगह भी, इस r की जगह भी यही लिखोगे, इस r की जगह, इस r की जगह ये लिखोगे, तो यहाँ पर x की पावर p बचेगा, x की पावर p। कैसे, देखो जब ये वैल्यू इस r की जगह लिखोगे तो यही x की पावर p बचेगा। कैसे, देखो लिखा कितना, 4n -3r, देखो 4n -3, अलग देखिए r की वैल्यू ये रख दीजिए, r की वैल्यू कितनी रख दोगे, ये वाली वैल्यू r की रखो जरा, क्या रखोगे, 4n -p/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4n, ये हो जाएगा -4n और माइनस प्लस p, देखो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, p तो बचेगा, x की पावर p बचेगा। अब देखो आपको चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p, x की पावर p का जो x की पावर p का गुणांक चाहिए, मतलब जो x की पावर p के साथ मल्टीप्लाई में उतना चाहिए, जो x की पावर p के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, तो कितना आएगा 2nc 4n -p/3, ये आ गया x की पावर p का कोफिशिएंट। अब देखिए नोट करिए, तो एक इसमें से बताते हैं, चलो ये 7th वाला नहीं, 7th वाले का आंसर लिखा है, कौन सा बता दें, ये चलो बता देते हैं, ये इस टाइप वाले नहीं बताए, इसमें दो है ना, a की पावर 5, b की पावर 7, x की पावर 9, y की पावर -3, जैसे a की पावर 6, b की पावर 6। तो अब बताते हैं 5th वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अब 5th वाला बताते हैं, क्योंकि इसमें दो टर्म है, a b x y इस टाइप से, तो 5th वाला बता रहे, देखिएगा
जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। अब ये टर्म वाला कोफिशिएंट नहीं है, पद वाला नहीं है। देखिए जिसको कम आया होगा तो फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो लगाना। देखिए फिफ्थ वाले में किसका कोफिशिएंट चाहिए? फिफ्थ वाले में कोफिशिएंट मतलब गुणांक। हमने क्या बोला, हिंदी वाले भी इंग्लिश में पढ़े नहीं, इंटर के बाद में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 और y की पावर -3। x की पावर 9, ये x है, x की पावर 9 और y की पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, पूरा नहीं लिख रहे, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन y, 2x स्क्वायर अपॉन y प्लस y अपॉन 3x, y अपॉन 3x की होल पावर 12। एक बार चेक कर लेते क्योंकि गलत बहुत नोट हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर गलत नोट हो गया तो फिर आएगा नहीं। है 2x स्क्वायर अपॉन y प्लस 3x अपॉन होल पावर 12 x पर, ठीक यही है। देखिए तो इसमें भी ऐसे ही लगाना जिसमें लगा रहे थे, लिखेंगे लेट r+1 टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ, लेट कर लिया r+1 टर्म जो है कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 9 और y की पावर -3, x की पावर 9 और y की पावर -3 का लेट कर लिया गया कि जो r+1 टर्म है, जो r+1 टर्म है वही कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 9 का, y की पावर -3। मतलब लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि जो r+1वां पद है वही गुणांक है किसका, x की पावर 9 का, y की पावर -3 का। तो इसे फिर निकालो, फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, r की। देखिए कैसे, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा tr+1 NCR, n की जगह 12, सी n की जगह देखिए 12 हुआ, सी r की जगह आ रही, सी r की वैल्यू बतानी है। x की जगह कितना हुआ, ये 2x स्क्वायर अपॉन y, x की जगह 2x स्क्वायर अपॉन y और n-r तो हो जाएगा 12-r। a की जगह कितना हुआ, y अपॉन 3x, y अपॉन 3x और पावर कितनी r, तो r की जगह r ही रहेगा क्योंकि अभी r की वैल्यू बतानी। अब देखिए अभी आपको बता रहे थे इस टाइप से सॉल्व करते हैं कि x वाले सारे टर्म, x वाली सारी पावर एक साथ हो जाएं, x वाले सारे पावर एक साथ हो जाएं। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी ऐसे सॉल्व करेंगे कि x वाले एक साथ हो जाएं, x वाले एक साथ हो जाएं, y वाले एक साथ हो जाएं। ऐसा सॉल्व करेंगे कि x वाले एक साथ हो जाएं और y वाले एक साथ। कैसे, देखो x वाले एक साथ, y वाले एक साथ। देखिएगा 12CR, इसमें पहले 2 की पावर कितना बनेगा, देखो 2 की पावर बनेगा, ये 2 की पावर बनेगा 12-r। अब देखो x स्क्वायर है तो x में कितनी पावर आएगी, गौर से देखिएगा, x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24-2r। अब ये जो अपान में y है, देखो इसमें भी तो यही लगेगा, ऐसे जो बटे में y है, देखो 2x स्क्वायर अपॉन y की पावर ऐसे है 12-r, तो ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो y की पावर -1, y की पावर -1 भी लिख सकते हैं, y की पावर -1। देखिए तो 2 की पावर 12-r, ये x स्क्वायर की पावर 12-r, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 24-2r। अब y की पावर -1 है तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर कितना हो जाएगा, देखो -1 का करेंगे तो 12 माइनस का हो जाएगा, r प्लस का तो हो जाएगा r-12। देखो इसमें क्या करना है, x वाली पावर एक साथ करनी है, y वाली एक साथ करनी। अब इसमें देखो कितना होगा, ये होगा y की पावर r, x की पावर -r और हो जाएगा 1/3 की पावर r। ऐसे देखो कैसे, ये लिखा है y/3x पावर r, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/3y x की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए 1/3 और 1/3 की पावर r हो जाएगा, y की पावर r हो जाएगा और x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 होगा तो -1 × r ये आएगा। अब क्या करेंगे, x की पावर वाले एक साथ करेंगे, y की पावर वाले एक साथ करेंगे। देखिएगा x की पावर वाले एक साथ तो ये हो जाएगा, देखो 12CR 2 की पावर 12-r 1/3, पहले संख्या वाले लिख दिए 1/3 की पावर r। अब देखो x वाले एक साथ करो, ये x वाला है और ये x वाला है,
तो x की पावर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती हैं, तो 24 माइनस 2r और माइनस r, तो हो जाएगा 24 माइनस 3r। अब y वाले ये देखो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये तो ये r माइनस 12 और प्लस r, अरे ऐसे है r माइनस 12 प्लस r, क्योंकि मल्टीप्लाई में गुणा में गाते हैं जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2r माइनस 12, ये आया। बस अब देखिए, अब ये इधर देखो जरा, बस सॉल्व हो गया। ये कौन सा टर्म आया, r+1th टर्म, और r+1th टर्म आ गया। और आप पहले से क्या, सॉरी तार फंस गया, और आप पहले से लेट कर चुके हो कि जो r+1th टर्म होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा। आप देखिए पहले से ही लेट कर चुके हो, पहले से मान चुके हो कि जो r+1th टर्म होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर 9 और y की पावर -3, यही तो है r+1th टर्म। मतलब जो आपने पहले से लेट कर लिया है कि जो r+1th टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और y की पावर कितनी होनी चाहिए, -3, तो यही तो है r+1th टर्म। मतलब इसमें यहाँ पर x की पावर, ये वाली पावर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यही r+1th टर्म है। आपने पहले से ही लेट कर लिया है, पहले से ही सपोज कर लिया है, पहले से ही मान लिया है कि जो r+1th टर्म होगा उसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए, 9, तो यही है r+1th टर्म। तो ये वाली पावर कितनी होनी चाहिए बताइए, 9 होनी चाहिए, और y की पावर कितनी होनी चाहिए, -3, मतलब ये वाली पावर कितनी होनी चाहिए, देखिए -3। तो क्या करेंगे, तो लिखोगे, देखो लिखोगे इस पद में, मतलब इंग्लिश में इन दिस टर्म पावर ऑफ x, मतलब x की घात मस्ट बी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, पावर ऑफ x एंड y, x है और y है, x एंड y मस्ट बी 9 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें आप इस टर्म में, क्योंकि यही देखो आपने पहले से लेट किया है कि जो r+1वां पद होगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, x की पावर 9 और y की पावर -3 का। मतलब जो r+1th टर्म होगा उसमें ये x वाली पावर कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और ये जो y वाली पावर है कितनी होनी चाहिए, -3 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब x की पावर 9 हो और y की पावर -3 रिस्पेक्टिवली की हिंदी क्या होती, क्रमशः। मतलब इस पद में x और y की घातें क्रमशः 9 और -3 होनी चाहिए। मतलब जो x वाली पावर है, ये वाली पावर, ये कितनी होनी चाहिए, ये वाली 9, तो देखो, तो 20 - 3r को किसके इक्वल कर दो, 9 के, क्योंकि ये वाली 9 होनी चाहिए। तो अब ये देखिए 24 - 9 कितना आएगा, 3r आएगा। तो गौर से देखिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 15 = 3r। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, 5। देखिए सबको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर गौर से नहीं देखेंगे, एक भी अक्षर गलत हो गया तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन गौर से देखिए, एक भी अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर आएगा नहीं, तो r की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको देखिए, जो y वाली पावर है -3 होनी चाहिए, तो ये लिखेंगे 2r - 12 = -3, तो 2r = कितना हो गया, 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। अब देखिए, एक से r की वैल्यू 5 आ रही, एक से r की वैल्यू 9/2 आ रही, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों से सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पर r की वैल्यू 5 आई थी तो इसमें भी r की वैल्यू 5 ही आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आएगी। एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में r की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। ये समझ रहे हो, x से 5 निकल रही और y से कितनी निकल रही, 9/2, तो यहाँ पर 5 निकल रही है और यहाँ पर कितना निकल रहा है, 9/2, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। जब आप ये वाला क्वेश्चन लगाओगे तो देखो a की पावर 6 और b की पावर 6 है, तो जब a वाले से जितनी r की वैल्यू आएगी b वाले से भी उतनी ही r की वैल्यू आएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि x वाले से जब x वाला पावर लिया तो r की वैल्यू 5 आ गई, और जब y वाला पावर लिया तो r की वैल्यू 9/2 आ गई। तो लिखेंगे पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, जब आप ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे a की पावर 5 और b
की पावर 7 वाला। तो जब a की पावर 5 लेंगे तो r की वैल्यू आएगी, सुनिएगा क्योंकि आपको सॉल्व करना है घर में। तो जब a की पावर 5 लेंगे तो r की वैल्यू आएगी, जब b की पावर 7 लेंगे तो r की वैल्यू आएगी। लेकिन दोनों बार r की वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों बार r की वैल्यू सेम ना आए तो लिख देंगे पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो जाता है। जब संभव ही नहीं, पॉसिबल का मतलब संभव नहीं है, और जब संभव नहीं होगा तो कोफिशिएंट या गुणांक कितना हो जाएगा 0। देखो हमने क्या बताया, जब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो जब a की पावर 5 से r की वैल्यू निकालेंगे, जैसे देखो इसमें x की पावर 9 से जब r की वैल्यू निकाली तो 55 आ गई, और जब y की पावर -3 से r की वैल्यू निकाली तो 9/2 आ गई। दोनों सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आई, बराबर नहीं आई तो लिख देंगे पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। और जब संभव नहीं होता है तो कोफिशिएंट 0 होता है। जब संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट कितना होता है 0। जब संभव ना हो तो कोफिशिएंट 0 होता है। जब आप इसको लगाएंगे तो a की पावर 5 से जो r की वैल्यू निकलेगी और b की पावर 7 से जो r की वैल्यू निकलेगी सेम निकलेगी। अगर अलग अलग निकले इसी टाइप से, जैसे इसमें x वाले से निकला है 5, x की पावर 9 से देखो r की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y की पावर -3 से r की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। तो अगर अलग अलग निकले तो लिख देंगे पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता, लिखना पड़ेगा इट इज नॉट पॉसिबल, लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, या विच इज नॉट पॉसिबल जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल हेंस, अतः जो कोफिशिएंट है लिख देना कोफिशिएंट विल बी 0, लिख देना कोफिशिएंट कितना होगा, गुणांक कितना होगा 0। अब हम इसको समझा रहे थे, जब आप इससे a की पावर 5 से r की वैल्यू निकालेंगे और b की पावर 7 से r की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों बार r की वैल्यू सेम आएगी, तो ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे a की पावर 6 से r की वैल्यू निकालेंगे, b की पावर 6 से r की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी, तो ये आंसर आएगा। लेकिन हमने यहाँ x की पावर 9 से r की वैल्यू निकाली, y की पावर -3 से r की वैल्यू निकाली, अलग अलग आई, और अलग अलग आई लिख तो देंगे कोफिशिएंट, मतलब संभव नहीं है तो कोफिशिएंट, जब पॉसिबल ना हो, संभव ना हो तो कोफिशिएंट 0 हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में इस कोफिशिएंट के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेहनत करें तो कमेंट्स जरूर करें, और सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत मज़ा आने वाला, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।